दोस्तों नमस्कार। आज अतीत से वर्तमान भाग 1 यानी 6th क्लास का SCERT, ठीक है। कहने का मतलब है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार, यानी बिहार की वो बुक जो 6th क्लास में चलती है और ये प्राचीन भारत यानी इतिहास का प्राचीन भारत खंड से, तो इसे हम SCERT के नाम से जानते हैं। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना द्वारा प्रकाशित अतीत से वर्तमान भाग 1 कक्षा 6 यानी क्लास 6 का ये बुक है और ये इतिहास की बुक है और इतिहास में प्राचीन भारत की बुक है, ठीक है। तो यहाँ से हम 13 टॉपिक को कवर किए हैं यहाँ से, और 13 टॉपिक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा हुआ है या फिल इन द ब्लैंक्स है या सुमिलित करने वाली क्वेश्चन है, यानी जो उन सब क्वेश्चन को लिया गया है जो टॉपिक के बाद में दिया गया है, उन सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है। आप पूरा वीडियो देखिए। और जो आगामी एग्ज़ाम आने वाली है, जो 24 तारीख से एग्ज़ाम है बिहार, खासकर बिहार शिक्षक का, जो जिसका वैकेंसी एक बहुत बड़ा वैकेंसी के रूप में है, आप बहुत अधिक सीटें हैं, तो आप इस पूरा वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है, ये टॉपिक है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का कितना प्राचीन है नहीं है, इसके निर्धारण किस विधि से किया जाता है। तो जिसका आंसर ध्यान रखेंगे ये आपका ए नंबर है, कार्बन 14 पद्धति द्वारा किसी भी मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेषों का प्राचीनतम का निर्धारण किया जाता है, यानी कितना प्राचीन है वो, ठीक है। तो हम हड़प्पा सभ्यता का जो प्राचीनतम का साक्ष्य मिला था मुझे, उन सब की जानकारी मुझे कार्बन 14 पद्धति से ही प्राप्त किए हैं, और जो भी कुछ जानना है तो इससे ही प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर सही होगा कार्बन 14 पद्धति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत का नाम पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखा हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। तो हिमालय तो अलग नहीं कर सकती है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दो तरफ है, यानी दक्षिण भारत के दोनों तरफ, ये एक अरब सागर से सट रहा है, पश्चिमी घाट एक बंगाल खाड़ी से पूर्वी घाट टच कर रहा है, तो ये दोनों अलग नहीं हो सकता है। तो जो अलग कर सकता है दक्षिण भारत को उत्तर भारत से या उत्तर भारत को दक्षिण भारत से, वो आपका है विंध्य पर्वत, ठीक है। विंध्य पर्वत ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है, ठीक है। चावल का ऑप्शन आपके दिया हुआ है कौलडिहवा, बर्मगिरी, मेहरगढ़, बुर्जहोम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा चावल की प्राचीनतम साक्ष्य कौलडिहवा से प्राप्त हुई। ये भी ध्यान रखिएगा कि कौलडिहवा है कहाँ, तो इलाहाबाद, ठीक है, यानी प्रयागराज, याद रखेंगे इलाहाबाद प्रयागराज में कौलडिहवा, ठीक है। वहाँ से चावल की पहला साक्ष्य प्राप्त हुई है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे ब्रह्मगिरी का नाम दिया हुआ है, ये विंध्य पर्वत से दक्षिण की तरफ एक जगह है ब्रह्मगिरी, ठीक है। इसके बाद मेहरगढ़ है, यहाँ पर ध्यान रखें मेहरगढ़ में सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुई है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुई थी। वहाँ पर गेहूँ, जौ, अन्य चीज़ें और उपजाया जाता था, ठीक है। इसके बाद एक आपके पास बुर्जहोम है, ये कश्मीर में है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर गर्तावास मिला था, बहुत से कब्र मिले हैं। तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि इन कब्र में पालतू पशु के साथ कह सकते हैं कि मालिक के साथ पालतू पशु को भी दफनाया गया है, ठीक है। यानी ऐसा हो सकता है कि मालिक डेथ हो जाते थे तो पालतू पशु को भी साथ साथ उनको भी उसी गड्ढा में यानी उसी कब्र में दफना दिया जाता होगा, ठीक है। और मेहरगढ़ कहाँ है, फिलहाल पाकिस्तान में, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान को भरने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए कहता है ए नंबर में दे रखा हुआ है, क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य स्थापना हुई। ध्यान रखेंगे
मगध क्षेत्र के अंतर्गत विशाल साम्राज्य की स्थापना होगी। ठीक है, आगे मैं मगध साम्राज्य आप दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को डैश यानी खाली स्थान में विभाजित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा उपमहाद्वीप। ठीक है, उपमहाद्वीप में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान ने कुम्हरार नामक स्थान खुदाई करवाई। ध्यान रखेंगे ये पटना में है कुम्हरार। ठीक है, जहाँ पर मौर्य राज प्रसाद मिला था, मौर्यों का अपना घर मिला था, लकड़ी का बना हुआ घर। तो इसका सबसे पहली बार पहचान किसने किया था या खुदाई कौन किया था? ध्यान रखेंगे, उस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर स्पूनर। ठीक है, डॉक्टर स्पूनर ने इस जगह की खुदाई किया था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल का प्रारंभ से हुआ, कब से हुआ? ध्यान रखेंगे ये कब से हुई? 18वीं शताब्दी से। ठीक है, आधुनिक काल की शुरुआत 18वीं शताब्दी से हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ, तो किस क्षेत्र में हुआ? तो यह वही याद रखेंगे, ब्रह्मगिरी के नीचे, विंध्याचल के नीचे जो ब्रह्मगिरी था। ठीक है, ब्रह्मगिरी था, वहीं से ध्यान रखेंगे उसी जगह से महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। महापाषाणी संस्कृति मतलब ये समझेंगे कि दक्षिण भारत की संस्कृति, खासकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की बात है। वहाँ पे क्या होता था कि लोग अपने परिजनों को दफना कर उसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रखते थे। ठीक है, उसके कब्र में। तो ये इससे हमारे इतिहासकारों ने उस संस्कृति का नाम दिया महापाषाणी संस्कृति। ठीक है, क्योंकि वो दफनाने के बाद वो कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे। ठीक है, तो महापाषाण यानी बड़ा बड़ा पत्थर का संस्कृति कहा गया। तो ये ब्रह्मगिरी क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, आगे है, अगला क्वेश्चन है कि इसको मिलान करने कहा जा रहा है। देखिए मिलान कीजिए इसको। तो देखिए खासी, तो खासी क्या है? एक जनजाति है, ध्यान रखेंगे, एक जनजाति है। ठीक है, मगध सब प्रथम बड़ा साम्राज्य, ध्यान रखिएगा, प्रथम बड़ा साम्राज्य मगध। ठीक है, अभी मैंने बताया महापाषाणी संस्कृति कहाँ है? दक्षिण भारत में है। ठीक है, और चौपानी मांडो ये एक स्थल है जहाँ से अनाज का प्रमाण मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि खासी एक जनजाति है, मगध एक बड़ा साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा, महापाषाणी संस्कृति दक्षिण भारत में पनपा और चौपानी मांडो में अनाज का प्रमाण मिलता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला अध्याय की तरफ चलते हैं। अध्याय 3, प्रारंभिक समाज। ठीक है, उस समय की समाज। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य में अधिक मिला है? ठीक है, तो किस राज्य में सबसे अधिक निशान मिला है उस समय का? ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक जो निशान मिला है वो है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक औजार अंशतः किस चीज़ों से बने होते थे? स्टार्टिंग में हम औजार की जो बात करेंगे वो पत्थर के बने होते थे। ठीक है, जब पत्थर के बाद जो कोई धातु का इस्तेमाल किया गया है वो तांबा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पत्थर के बाद किसी धातु इस्तेमाल किया गया तांबा है, उसके बाद कांसा इस्तेमाल किया गया, उसके बाद लोहा का इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखिएगा कि पहले पत्थर, फिर तांबा, फिर कांसा, फिर लोहा। ठीक है, आप पाषाणिक काल में यानी नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में, पाषाण काल में पत्थर, उसके बाद ताम्र पाषाण काल आएगा। उसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता आएंगे तो कांसा का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आएगा, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में लोहा नहीं बल्कि उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हो जाएगी। इस प्रकार करके ध्यान रखेंगे, पहले पत्थर, फिर कांसा, फिर पत्थर, फिर तांबा, फिर कांसा, इसके बाद लोहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पेशरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? एकदम ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुंगेर में। ध्यान रख, ठीक है, पेशरा नामक स्थान कहाँ पर है? मुंगेर में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप यानी फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह के औजार मिले हैं। पेशरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल था। ठीक है, कहाँ पर है? मुंगेर में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यह शायद ये, ठीक है, आवास और निर्माण स्थल था। ठीक है, निर्माण स्थल था। अगला क्वेश्चन कि पाषाण काल को
पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपको पता है पाषाण काल को 3 भागों में कौन कौन, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल, इसके बाद नवपाषाण काल, ठीक है। ये 3 भाग में से हम बांटते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये 3 भागों में पाषाण काल को बांटा जाता है। आपका बी आंसर सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स है, भीमबेटका राज्य में है, किस राज्य में भीमबेटका है, ध्यान रखेंगे। भीमबेटका ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा था, कहाँ था, तो याद रखेंगे गुफा था, ठीक है, गुफा था। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नाच, ध्यान रखेंगे, नाचता भी था और चित्र भी करते थे, ठीक है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है इसमें, वो डी नंबर देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि साल से पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी, ठीक है। तो याद रखेंगे 14,000 से 8,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी, ठीक है। ध्यान रखें 14,000 से 8,000 साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी थी। याद रखेंगे 14,000 से 8,000, ठीक है, 8,000 ध्यान रखिएगा, ये डबल सुनना है, ठीक है, 8,000, ठीक है। अगला अध्याय है आपके पास प्रथम कृषक एवं पशुपालक अध्याय 4, ठीक है। ये 6ठा क्लास का SCERT ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो आपके पास अगर बुक होगा तो आप देख लीजिएगा सारा को, ठीक है, सब कुछ देखकर आपको जाना है। तो ये और ऐसे भी मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, चाहे तो आप बुक पढ़ना चाहे तो आप अपना बुक पढ़ लीजिएगा, आपके पास अगर हो तो, नहीं तो मार्केट में मिलती है, आराम से आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया, तो सबसे वफादार जानवर आज भी जो है वो आपका कुत्ता है, ठीक है। सबसे पहले इसी को बनाया, ऐसा बात नहीं गाय को नहीं पालतू बनाया, बकरी को नहीं बनाया, बंदर को नहीं बनाया, ठीक है, बनाया सबको, लेकिन सबसे पहले किसको बनाया, तो कुत्ता को बनाया, ठीक है। खैर बंदर पालतू मानता नहीं, छोड़ देंगे तो भाग जाएगा, ठीक है। कुछ बंदर हैं जो लोग पालते हैं, ठीक है, लेकिन गाय बकरी तो श्योर पालते ही। तो सबसे पहले लोगों ने कुत्ता को पालतू बनाया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होती है, ध्यान रखेंगे। गेहूं की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होती है। मेहरगढ़ है कहाँ, मैं आपको बताया, वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है। चिरांद है कहाँ, ध्यान रखेंगे, बिहार में है, ठीक है, बिहार के छपरा में चिरांद है, ठीक है, छपरा में चिरांद है। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखेंगे, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई थी, मेहरगढ़ से प्राप्त हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला है, ठीक है। तो चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिली है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो याद रखें कोल्डिहवा से, ठीक है। यहाँ पर मेहरगढ़ से आपको अनाज का प्रथम साक्ष्य मिला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन चावल की बात पूछे आपसे, भारत के बारे में पूछे तो कोल्डिहवा याद रखिएगा, ठीक है। ये चिरांद आपको पता है छपरा में है, ठीक है, छपरा में है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा हड्डियों का औजार मिला था, हड्डियों का औजार मिला था। पेशरा में बता दिया ये आपका मुंगेर में है, और मुंगेर में शायद ये आवास और निर्माण स्थल था, ठीक है, पेशरा। अगला है सुमृत करने के लिए कह रहा है, मिलान कीजिए इसको, तो ध्यान रखिए चिरांद आपका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिहार के छपरा में है, ठीक है, चिरांद। इसके बाद मेहरगढ़ पाकिस्तान, ध्यान रखेंगे, बुर्जहोम कश्मीर, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, ठीक है, ध्यान रखें। चिरांद आपका बिहार छपरा में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुर्जहोम कश्मीर में, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में। ध्यान इस बात का भी रखिएगा कि चिरांद में बहुत सारे हड्डियों का औजार मिली है, ठीक है। मेहरगढ़ में ध्यान रखेंगे प्रथम अनाज की कृषि करने का साक्ष्य प्राप्त हुई है। तो बुर्जहोम में मालिक के साथ कुत्ता को दफना देते थे, और साथ ही साथ कोल्डिहवा में चावल की प्रथम प्रमाण मिला है, वहाँ पर साक्ष्य मिला है, ठीक है। अगला, ठीक है, अगला अध्याय आपके पास प्रारंभिक शहर और प्रथम नगरीकरण, ठीक है, अध्याय 5 में है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास बुक हो तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आने वाली है, इसीलिए आप इसको पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी स्थल दिखाई पड़ रहा है उसमें से एक ऐसा है जो हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, वो आपका हस्तिनापुर, ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है।
मोहनजोदड़ो याद रखेंगे, ये पाकिस्तान में है वर्तमान में, ठीक है। इसकी खोज 1922 में किया गया था, सिंध नदी किनारे है। इसी खोजकर्ता का नाम याद रखेंगे रखालदास बनर्जी, ठीक है। कालीबंगा याद रख राजस्थान में है, इसकी खोज 1961 में हुआ था, घग्गर नदी किनारे है और बीबी लाल और बी के थापर द्वारा इसकी खोज किया गया था, ठीक है। लोथल एक बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का, इसकी खोज याद रखें 1954 में किया गया था, भोगवा नदी किनारे है और इसकी खोजकर्ता रंगनाथ राव, या वो जगह हम लिखा मिलेगा आपको SR राव, ठीक है। चलिए हस्तिनापुर ध्यान रखेंगे हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? मैंने अभी बताया लोथल से हड़प्पा कालीन बंदरगाह का स्थल अवशेष मिले हैं। ये है कहाँ? याद रखेंगे गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। कालीबंगा मैंने बता दिया इसके बारे में, राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं और 1961 में घग्गर नदी किनारे इसका खोज हुई थी, खोजकर्ता बीबी लाल एवं बी.के. थापर, ठीक है। रोपड़ ध्यान रखेंगे ये आपका पंजाब में है, सतलज नदी किनारे है। धोलावीरा ये गुजरात में ही है और इसकी खोज किया था SR बिष्ट ने 1990 के आसपास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता विशेषता नहीं है? तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण जीवन नहीं था, बाकी शहरी जीवन था, विदेश के साथ व्यापार भी होता था, सुनियोजित नगर निर्माण भी था, सब कुछ बहुत अच्छी था। एक पूरी तरह से नगरीकरण कह सकते हैं, भारत की प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन ये ग्रामीण जीवन नहीं था, शहरी जीवन था। यहाँ के लोग मेसोपोटामिया मिस्र के साथ व्यापार भी करते थे, साथ ही साथ बहुत अच्छी तरह से एक नगर निर्माण भी था। नगर की सड़कों समकोण पे काटती थी और लगभग सभी घरों से एक सुनिश्चित नाली बनी हुई थी जहाँ से पानी निकल सके, नाली ढकी हुई नाली था, यानी पूरी तरह सुसज्जित एक नगर निर्माण भी था, शहरी जीवन भी था, लेकिन ग्रामीण जीवन नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपका ए ऑप्शन होगा 1921 में। और ध्यान रखेंगे हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 में हुई थी। और एक बात और ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर कि इसकी ऐसे पहचान तो बहुत पहले हो चुका था हड़प्पा सभ्यता का, लेकिन खोज जो हुई रखालदास बनर्जी के निर्देशन पर इसकी खोज किया गया। सॉरी, रखालदास नहीं, दयाराम साहनी के निर्देशन पे हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया। तो पहला स्थल हड़प्पा ही है जिसकी खोज 1921 में रावी नदी के तट पर किया गया था, जिसका निर्देशन था श्री राय बहादुर या सर राय बहादुर साहनी के नेतृत्व में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुई थी? ध्यान रखेंगे महास्नानागार की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुआ था। ये कितना बड़ा है मोटा मोटी आपके पूछे तो ये होगा, ध्यान रखेंगे मीटर, ठीक है, यानी 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछे, ठीक है, ध्यान रखेंगे 11.88 गुना 7.1 गुना 2.43, ठीक है, ये आपका मीटर में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। ये किसका? महास्नानागार का। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। हड़प्पा में याद रखेंगे हड़प्पा पहला स्थल है जिसकी खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद लोथल जो एक गोदीबाड़ा है या बंदरगाह है, इसकी गुजरात में है और इसकी खुदाई SR राव के द्वारा किया गया था। कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था और इसकी खुदाई बीबी लाल एवं बी.के. थापर द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सम्मिलित कीजिए। ध्यान रखेंगे सोना कहाँ से? तो ध्यान रखेंगे सोना कर्नाटक से, आज भी कर्नाटक से सोना लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। फिरोजा कहाँ से लेके आते थे? मध्य एशिया से। चांदी कहाँ से? तो ईरान से। और सीपियाँ कहाँ? गुजरात से, ठीक है। तो सोना कर्नाटक से, फिरोजा मध्य प्रदेश से, फिरोजा मध्य एशिया से, चांदी ईरान से और सीपियाँ गुजरात से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला अध्याय ही है जीवन के विभिन्न आयाम, ठीक है। देखिए वेद कितने प्रकार के हैं आपको पता है? 4, ठीक है, 4 प्रकार के वेद। कौन कौन वेद हैं? नीचे देखिए लिखा हुआ है, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन वेद हैं?
तो यहाँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा में ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये है कि पुरुष सूक्त किस वेद में है। ठीक है, तो याद रखेंगे वेद की संख्या 4। कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पुरुष सूक्त किस वेद में। ध्यान रखेंगे पुरुष सूक्त ऋग्वेद में। इसमें से एक महान पुरुष की परिकल्पना किया जिसकी मुख से ब्राह्मण, ठीक है, जिसकी मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, ठीक है, इसके बाद जांघों से वैश्य, ठीक है, और इसके बाद पैर से शूद्र का जन्म लिया। ये कहने का मतलब है कि वर्ण व्यवस्था पुरुष सूक्त का है और ध्यान रखेंगे ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। ध्यान रखेंगे वो है आपका पशुपालन। ठीक है, क्योंकि उस समय हम तक लोहा नहीं पहुंचा था। जब लोहा मेरे पास नहीं पहुंचा है तो हम खेती अच्छा से कर नहीं सकते हैं, इसलिए उस समय लोग पशुपालन अच्छा से करते थे। जो ही उत्तर वैदिक काल आएगा तो हम पशुपालन को छोड़कर कृषि मेरा मेन व्यवसाय हो जाएगा। अगर ऋग्वेदिक काल को देखा जाए तो ध्यान रखेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ध्यान रखें 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में इनाम गांव स्थित है। ये ताम्रपासानी गांव है, ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और अब ये ब्लैंक खाली स्थान को भरने के लिए कह रहा है कि आर्यों का विस्तार बिहार के किस नदी तक था। तो ध्यान रखेंगे ये आपका गंडक नदी तक था। ठीक है, गंडक नदी तक था। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछा जा रहा है तो ध्यान रखेंगे वो सबसे प्राचीन वेद क्या है। तो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्य अनाज पैदा करते थे, डैश देकर लिखा गया है। तो ऋग्वेदिक आर्य कहाँ से जो अनाज पैदा करते थे वो है जौ। ध्यान रखेंगे जौ का पैदा करते थे। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ऋग्वेदिक आर्य जौ अनाज पैदा करते थे। ठीक है, आगे है आपका इनाम गांव बस्ती है। तो कैसा बस्ती है? ध्यान रखेंगे, मैंने बताया अभी ताम्रपाषाणिक बस्ती है। ठीक है, यानी ताम्र के साथ साथ तांबा के साथ साथ पाषाण का औजार भी यहाँ पर मिला है। और साथ में लास्ट क्वेश्चन है कि वैदिक कबीलों का प्रधान को क्या कहते थे। ध्यान रखेंगे उनका नाम था राजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका अध्याय है 7 प्रारंभिक राज्य। देखिए प्रारंभिक राज्य में आपको पहला क्वेश्चन दे रहा है महाजन पदों का विवरण प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? ऋग्वेद से प्राप्त हो रहा है कि बौद्ध जैन ग्रंथ से प्राप्त हो रहा है, या चित्रदूषण मृदभान से प्राप्त हो रही है, या फिर ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हो रही है। ध्यान रखेंगे जो महाजन पद है वो ध्यान रखिएगा बौद्ध ग्रंथ से, बौद्ध और जैन ग्रंथों से प्राप्त होती है। आपको पता है 16 महाजन पद है। आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे महाजन पद को याद करके जाइएगा कौन कहाँ है नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महाजन पद बिहार में स्थित है। ध्यान रखेंगे अंग के साथ साथ भी ध्यान रखिएगा मगध और वज्जी 3 महाजन पद हैं जो बिहार में स्थित है। अंग की राजधानी ध्यान रखेंगे चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज, और वज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा महाजन पद बिहार में स्थित है। वो अंग है जिसकी राजधानी चंपा है। कौशल ध्यान रखेंगे राजधानी श्रावस्ती, अवंती राजधानी उज्जैन और महेशमती, और कौशाम्बी राजधानी वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, ये वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था। ध्यान रखेंगे जहाँ तक ये क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए 16वां हिस्सा। ध्यान रखेंगे 16वां भाग। ठीक है, तो याद रखेंगे कि राजा भूमि की उपज का 16वां भाग प्राप्त करता था। शुरुआती दौर की बात किया जा रहा है। ठीक है, बाद में तो खैर बहुत की चेंज होने वाली है, लेकिन स्टार्टिंग में राजा भूमि का जो उपज का 16वां हिस्सा प्राप्त करता था। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है कि मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, तो याद रखेंगे मगध की शासक अजातशत्रु की राजधानी राजगिरी थी। ठीक है, बाद में भले इसको वैशाली पाटलिपुत्रा लेकर आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में राजगिरी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन गणराज्य था। ध्यान रखेंगे वो गणराज्य आपका लिच्छवी है। ठीक है, वज्जी संघ में शामिल थे। ठीक है, वज्जी संघ में शामिल थे गणराज्य। मगध राजधानी आपको बता चुका हूँ गिरिब्रज या राजगिरी, कौशल श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
अच्छा, अगला क्वेश्चन है खाली स्थान को भरें। अवंती का राजा का नाम क्या था? ध्यान रखेंगे चंद्रप्रद्योत। ठीक है, चंद्रप्रद्योत अवंती के राजा के नाम था। वज्जित संघ की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखेंगे वैशाली। ठीक है, वज्जित संघ की राजधानी वैशाली। पाटलीग्राम की स्थापना किसने किया था? इस बात का ध्यान रखिएगा कि पाटलीग्राम की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे अजातशत्रु। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। अजातशत्रु ने पाटलीग्राम की स्थापना किया था एक सैनिक छावनी के रूप में। ठीक है, आगे चलकर जब उदयन आएंगे तो यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाएगा और वो पाटलिपुत्रा स्थापना करेंगे और उसको राजधानी भी बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पाटलीग्राम की स्थापना अजातशत्रु ने किया था एक सैनिक छावनी के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नंद वंश के शासक के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। ध्यान रखेंगे वो आपका होगा घनानंद। ठीक है, नंद वंश के शासक घनानंद के समय में सिकंदर आक्रमण हुआ था और लिच्छवी याद रखेंगे वज्जी संघ का। ठीक है, वज्जी संघ का एक गण था। ठीक है, एक गण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अध्याय 8 नवीन नए प्रश्न। सॉरी, इसमें एक तरह की लगता है कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया। ठीक है, चलिए ये ऐसा नहीं है, ये नवीन को काट दीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये आपका सही नहीं। हाँ, नए प्रश्न और नवीन विचार। ठीक है, ये भी आपको कटेगा। ठीक है, ध्यान नहीं रहा, इस तरह लिखा गया नए प्रश्न और नवीन विचार। ठीक है, अध्याय 8 है आपका। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, और ये ध्यान रखिए आप लोग, बिहार का एग्जाम है, गौतम बुद्ध और जैन धर्म, इनको तो कम से कम आप पढ़ के ही जाना है। ध्यान रखेंगे, इसके बिना संभव भी नहीं है। ठीक है, तो आप गौतम बुद्ध और जैन धर्म यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को पढ़ के जाएंगे। ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म की पूछा गया आपसे तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनका पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर गोरखपुर में इसकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के बारे में याद रखिए, पिता सुधोधन, माता महामाया, बचपन का नाम सिद्धार्थ और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर गोरखपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। और याद रखेंगे इसका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन था? ध्यान रखेंगे जैन धर्म संस्थापक ऋषभदेव। और अगर आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक कौन था तो महावीर होगा। ठीक है, इसमें 24 तीर्थंकर हुए। ध्यान रखेंगे उसमें 24वां तीर्थंकर के रूप में महावीर है, तो 23वां तीर्थंकर के रूप में ध्यान रखेंगे पार्श्वनाथ है, जो काशी के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन थे। ठीक है, और महावीर आपका 24वां तीर्थंकर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पहला तीर्थंकर आपका ऋषभदेव है। ठीक है, और इस प्रकार जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव, भले आप कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महावीर का निर्वाण मृत्यु कब प्राप्त हुई? ठीक है, इससे पहले हम लोग जान जाते हैं कि महावीर का जन्म कब हुआ था। ध्यान रखेंगे 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुई थी। बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, और पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। ठीक है, और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पावापुरी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस समय इनका एज 72 साल का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? ध्यान रखेंगे वो है पावापुरी में स्थित है। जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खाली स्थान को भरिए। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। यह घटना कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। ध्यान रखेंगे महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। इसे बौद्ध धर्म द्वारा इसे हम
धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए क्या किया? अष्टांगिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। ठीक है, कहा गया कि अगर जीवन को सुखमय जीना है तो आप इच्छा से अपनी इच्छा को मारिए, और इसने अष्टांगिक मार्ग की बात किया गया था। वो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है मैं आपको बोल देता हूँ, आप चाहे तो उनका अनुसरण कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग ये है दुख का कारण अष्टांगिक मार्ग ये है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक चरित्र, सम्यक समाधि। कहने का मतलब है सम्यक दृष्टि का मतलब है आप अपनी दृष्टि, सत्य, पाप, पुण्य ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, अच्छे ढंग से समझना है। संकल्प लेना है कि इच्छा और हिंसा से मुक्त रहें। अपने वाणी को ठीक कीजिए, सम्यक वाणी। सम्यक कर्म, अपने अच्छा कर्म कीजिए, सही कार्य कीजिए। सम्यक आजीव, अपने जीवन यापन हेतु सही साधनों का प्रयोग करें, ठीक है, झूठा गलत तरीके से धन ना कमाया जाए। सम्यक व्यायाम, सही तथा ज्ञान युक्त मन से बुरी भावना को दूर रखने का प्रयास करें। सम्यक चरित्र, मनुष्य अपने आचरण की अच्छी बातों को जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए। और सम्यक समाधि का मतलब है किसी विषय पर एकाग्रचित्त होकर विचार विमर्श करना, ठीक है। तो इस प्रकार करके 8 बात कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक चरित्र और सम्यक समाधि, ठीक है। इसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता की कहानी से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है ध्यान रखेंगे, ये आपका उपनिषद से ली गई है, ठीक है। नचिकेता की कहानी जो है वो उपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषदों में विषयों पर चर्चा मिलती है, तो ध्यान रख किस पे चर्चा मिलती है? आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा का, ठीक है, ध्यान रखेंगे किस पे चर्चा मिलती है? आत्मा, परमात्मा, ठीक है, ब्रह्मा का चर्चा मिलती है, ठीक है। महावीर के लिए शब्द हैं, ठीक है, तो महावीर के लिए जो शब्द हैं तो वो स्वामी शब्द हैं, वर्धमान शब्द हैं का प्रयोग किया गया, ठीक है, महावीर स्वामी। आगे है, बौद्ध और जैन संघ की अनुयायी क्या करते? भिक्षा मांग कर खाते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे भिक्षा मांग कर खाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके है, चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं। बोध गया, ठीक है, तो बोध गया किससे मिलेगा? महात्मा बुद्ध के साथ में, ठीक है। गार्गी एक प्रमुख स्त्री विचारक है। त्रिरत्न क्या है? एक जैन धर्म है, ठीक है। विचारों का संकलन, ध्यान रखेंगे ये उपनिषद है। और बिंबिसार जो है आपके पास है वो आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बोध गया को मिला दिए महात्मा बुद्ध से, गार्गी को मिलाई एक इस प्रमुख स्त्री विचारक के साथ में। त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म से संबंध रखता है। इसके बाद विचारों का संकलन उपनिषद और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी, ठीक है। चलिए अगला अध्याय की तरफ चलते हैं। अध्याय 9, प्रथम साम्राज्य। कहता है कि सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? ध्यान रखेंगे मगध का शासक था, ध्यान रखेंगे मौर्य साम्राज्य, ठीक है, जिसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार और उनका बेटा अशोक, ठीक है। तो मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, बेटा बिंदुसार और उनका बेटा अशोक, ठीक है। तो ये मगध के शासक हैं। हाँ, कलिंग पर मैं आऊँगा, ठीक है, कलिंग पर आऊँगा मैं। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो याद रखेंगे महात्मा बुद्ध के उपदेशों ने अशोक को प्रभावित किया। और कलिंग युद्ध के बाद, ध्यान रखेंगे, कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। और ये युद्ध ध्यान रखेंगे 261 BC में हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ये युद्ध किए थे, ठीक है। और अगर देखा जाए कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे इनका राज्याभिषेक 2 बार होता है। तो 2 बार कब कब होता है ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार 272 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है, एक बार 272 ईसा पूर्व में एक बार होता है राज्याभिषेक। और एक बार 269 BC में, ठीक है।
तो नहीं, इसको 73 कर दे, अच्छा रहेगा। 273 ईसा पूर्व में एक बार राज्याभिषेक होता है और एक बार 269 यानी 69 ईसा पूर्व में होता है। और कहा जाता है इन 4 साल के बीच में इन्होंने 99 भाइयों को वध किया। खैर सब जगह पर ये बातें लागू नहीं होती, ठीक है। तो याद रखेंगे इसने किसके उपदेश में ने सम्राट अशोक प्रभावित किया, तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों द्वारा इसको प्रभावित किया, ठीक है। अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च अधिकारी होता था, ध्यान रखेंगे वो आपका अमात्य होगा, ठीक है। उच्च यानी सम्राट के बाद जो अधिकारी थे वो अमात्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध के जीतने के बाद अशोक के मन दुखी से भर गया, तो याद रखें कलिंग युद्ध, ठीक है। ये कब हुई थी, 261 BC में हुआ था। 13वां शिलालेख, ध्यान रखेंगे 13वां शिलालेख में अच्छी तरह से जिक्र किया गया है। और अशोक ने आगे कहा कि अब मैं भेरी घोष के जगह पर धम घोष की बात करूंगा, यानी उसको आगे लेकर बढ़ूंगा, ठीक है। इसीलिए इसने कहा जाता है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिए और पूरी तरह से हिंसा से दूर हो गए, अहिंसक तरीके से चलना शुरू कर दिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा, ध्यान रखेंगे ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था, ठीक है। चलिए अगला आपका अध्याय है 10, ग्रामीण एवं शहरी जीवन। छोटे एवं स्वतंत्र किसान को क्या कहा जाता था, ठीक है। छोटे एवं स्वतंत्र किसान को क्या कहा जाता था, आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। छोटे एवं स्वतंत्र किसान को गृहपति कहा जाता था, ठीक है। और एक भी ध्यान रखिएगा, ग्राम भोजक का मतलब होता है ग्राम का मुखिया, ठीक है, ध्यान रख, ग्राम का मुखिया। श्रेणी का मतलब होता है व्यापारियों का संघ, ठीक है। और वेल्लार का मतलब यहाँ पर आगे आपके पास वेल्लार आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम भोजक मतलब मुखिया, गृहपति का मतलब छोटे एवं स्वतंत्र किसान को कहा गया, श्रेणी का मतलब है व्यापारियों का संघ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस सब बातों को। अगला क्वेश्चन है कि संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था, तो मैं इसलिए बोला कि आगे आ रहा है वो आपका है वेल्लार, ठीक है। वेल्लार को संगमकालीन दक्षिण भारत के संपन्न किसान कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक दो और नाम है, ध्यान रखेंगे, वो नाम है उनवार। वो उनवार ध्यान रखेंगे छोटे किसान को कहा जाता था, ठीक है, छोटे किसान को कहा जाता था। इसके बाद कडेसियार लिखा हुआ है, ठीक है। कडेसियार वो लोग होते थे जो भूमिहीन या मजदूर वर्ग होता था, और मैं ग्राम भोजक बोल चुका हूँ, ये गांव की मुखिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। उस समय सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त थे। ऐसे रुद्रदामन ने भी इस झील का पुनरुद्धार किया, ठीक है। उस समय जो पुनरुद्धार किए थे सौराष्ट्र का, उस समय जो गवर्नर थे रुद्रदामन के समय में वो थे सुविशाख, ठीक है। इसके स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। उस समय सौराष्ट्र के शासक पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित थे, ठीक है। और अशोक महान ने भी इस सुदर्शन झील का साफ सफाई किया। उस समय सौराष्ट्र के गवर्नर तुषाप था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त, रुद्रदामन के समय सुविशाख, स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित, अशोक महान के समय तुषाप, ठीक है। इस सब ने एक ने बनाया है और तीनों ने उनको साफ सफाई करवाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं था, तो याद रखेंगे ये कन्याकुमारी नहीं था, बाकी पुहार, तोंडी और उरेयूर उस समय का समकालीन व्यापारिक नगर था, ठीक है। अगला है अध्याय 11 सुदूर प्रदेशों से संपर्क, ठीक है। याद रखेंगे यानी कहने का मतलब है मौर्य शासन के बाद जो हमारे यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुए उनके बारे में, ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था, ठीक है, तो याद रखेंगे वो है मिनांडर। इसे बौद्ध धर्म में मिलिंद भी कहा गया। नागसेन और मिनांडर के बीच में एक वार्तालाप है। नागसेन कौन था, तो बौद्ध भिक्षु थे। इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप है उससे मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
तो उसी पुस्तक के अनुसार ये कहा जाता है कि मिनांडर आगे चल के बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं और नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम होता है मिलिंद। ठीक है, चलिए कनिष्क आपको पता है कि कुषाण वंश के शासक, अच्छा शासक है। पुष्यमित्र शुंग वंश का संस्थापक है और यहाँ पे चंद्रगुप्त शिव लिखा हुआ है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात होगा, चंद्रगुप्त प्रथम की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क राजधानी कहाँ था। ठीक है, ध्यान रखें कनिष्क कौन है, याद रखेंगे कनिष्क कुषाण वंश का एक महान शासक है। ठीक है, कुषाण मध्य एशिया से हमारे पास आए थे। ये आक्रांता है, यूची कबीला के रहने वाले हैं। ठीक है, इनके कबीला का नाम यूची कबीला है। इन लोग यहाँ पे कई जत्था बन के आए, लेकिन मेन जो इनका है, ठीक है, ये आपका कुषाण जो है, जो मध्य एशिया से आए थे, इन लोगों ने हमें क्षत्रप प्रणाली भी सिखाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, कनिष्क के समय ही चौथा बौद्ध संगति भी हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चौथा बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क के समय में, और चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो कश्मीर में हुई थी, भी ध्यान रखिएगा। इसी समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान शाखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, मैंने बताया पुष्यमित्र शुंग, उनका बेटा अग्निमित्र है। ठीक है, तो और बृहद्रथ कौन है, तो याद रखेंगे बृहद्रथ जो हैं वो हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक। ठीक है, ध्यान रखेंगे मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ है। ठीक है, तो पुष्यमित्र है शुंग वंश का संस्थापक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब ब्लैंक स्थान है, तो मौर्य वंश के बाद मगध में शासन किया कौन किया, शुंग किया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंडो ग्रीक राजा भारत में से आए, कहाँ से आए, यूनान से आए। ठीक है, यूनान से। सुदर्शन झील की मरम्मत यहाँ के अनुसार ध्यान रखेंगे ये रुद्रदामन होगा। ठीक है, रुद्रदामन होगा। आपको मैं बता चुका हूँ सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे, लेकिन उसका पुनरुद्धार अशोक ने भी किए, रुद्रदामन ने भी किए और स्कंदगुप्त ने भी किए थे। ठीक है, कि सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे, यानी कुषाण का, ध्यान रखेंगे कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को राज्य संरक्षण प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैंक होना चाहिए। ठीक है, फिल्म ब्लैंक से यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म को राज्य के संरक्षण प्रदान किए। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, इसको मिलान करना है, ध्यान रखेंगे। तो महायान, ठीक है, महायान जो लिख रहा है यहाँ पर, तो एक मिनट रुकिए, और पाँचवा, ठीक है, पाँचवा है। ठीक है, तो महायान ध्यान रखेंगे ये आपके बौद्ध धर्म से जुड़ जाएगा। मैंने अभी बताया कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, महायान शाखा और हीनयान शाखा। ठीक है, तो महायान शाखा से कनिष्क संबंध रखते थे। मिनांडर, ठीक है, मिनांडर कौन है, तो याद रखेंगे इंडो ग्रीक एक शासक है। रुद्रदामन कौन है, तो याद रखेंगे एक शक शासक है। ठीक है, सांची स्तूप है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मिलिंद पन्हो क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसको मैंने बता चुका हूँ कि ये नागसेन और मिनांडर के बीच में वार्तालाप है, एक बौद्ध ग्रंथ है आपका मिलिंद पन्हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। अगले अध्याय में देखते हैं क्या क्या है, फिर इसके बाद अब समाप्त होने वाली है, बहुत देर नहीं लगेगी अब। तो अगला अध्याय 12 में है कि नए साम्राज्य एवं राज्य। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिसने लिखा है उनका नाम है हरिसेन। ठीक है, हरिसेन ने समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पत्र लिखा है। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति पत्र समुद्रगुप्त के जितने विजय अभियान हैं उन सबके बारे में चर्चा है। यहाँ पर लिख रहा है एक रवि कृति, ध्यान रखेंगे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन जो कि वातापी चालुक्य के शासक हैं, पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबारी कवि रवि कृति हैं, इसी ने ऐहोल अभिलेख लिखा है। ठीक है, और कालिदास और अमर सिंह ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हर्षवर्धन किस वंश के शासक हैं, ध्यान रखेंगे पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन हैं। ठीक है, और हर्षवर्धन याद रखेंगे 606 ईस्वी में सत्ता पर आए, राजधानी उनका थानेश्वर था, बाद में राजधानी को इसने
कन्नौज स्थानांतरित करते हैं अपनी बहन के यहाँ। ठीक है, याद भी रखेंगे कि कन्नौज में हर्षवर्धन के समय में 5वीं बौद्ध संगति हुई थी। कब हुई थी? 643 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 5वीं बौद्ध संगति कन्नौज में हुआ था हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, इसी के समय में हमारे यात्रियों के राजकुमार यानी चीनी यात्री वेनसांग भी इनके दरबार में आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेहरौली के लौह स्तंभ से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? ध्यान रखेंगे, मेहरौली के लौह स्तंभ से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिली, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम विक्रमादित्य भी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का कि नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश कैसे मिलता था? ध्यान रखेंगे, वो मिलता था सवाल पूछकर, जांच के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ध्यान रखें, कुमार गुप्त ने किया। तो गुप्त वंश शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जो कि भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है। इससे पहले आप तक्षशिला का नाम ले सकते हैं, लेकिन वर्तमान में तक्षशिला मेरे पास है नहीं, तो आप कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम एक विश्वविद्यालय। ठीक है, ऐहोल अभिलेख किस राजा को समर्पित है? ध्यान रखिएगा, ऐहोल अभिलेख जो राजा समर्पित है वो है आपका पुलकेशिन द्वितीय। याद रखेंगे, वातापी शासक। ठीक है, वातापी के चालुक्य शासक है। ये ऐहोल अभिलेख लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है रविकृति। ठीक है, रविकृति कौन है? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकृति। हर्षवर्धन के बारे में आपको पता ही दिए हैं, समुद्रगुप्त के बारे में बता ही दिए, गुप्त शासक है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें 1-2 बातें और ध्यान रखेंगे, नरसिंह वर्मन ये पल्लव शासक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय और लास्ट अध्याय 13 संस्कृति और विज्ञान। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम रचना कालिदास ने की, क्या है? यानी अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। क्या है? एक नाटक है। कालिदास ने बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पुस्तक का जिक्र हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंदिरों के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवता का प्रतिमा रखी जाती थी उसे क्या कहते थे? ध्यान रखेंगे, गर्भगृह कहते थे। ठीक है, दलान क्या है? दलान लॉ होगा, दलाल नहीं, दलान होगा। ठीक है, दलान क्या है? तो गर्भगृह तक जाने का रास्ता को दलान कहा जाता था। ठीक है, गोपुरम, ध्यान रखेंगे, गोपुरम मंदिर की ऊपरी हिस्सा को गोपुरम कहा जाता था, और प्रदक्षिणा पथ का मतलब है मंदिर के चारों ओर जो भ्रमण करते हैं उसे हम प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? ध्यान रखेंगे, वो विष्णु को समर्पित है। ये है कहाँ दशावतार मंदिर? तो झांसी। ध्यान रखेंगे, झांसी उत्तर प्रदेश में है, जो कि गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण मंदिर आप कह सकते हैं। ठीक है, गुप्त वंश का एक महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में झांसी के दशावतार मंदिर जो गुप्त काल में बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे पहले किस पुस्तक रचना हुई? तो देखिए यहाँ पर जितने पुस्तक हैं उसमें से सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, बाद में रामायण महाभारत पुराण की सब रचना होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से तमिल साहित्य कौन है? ध्यान रखेंगे, वो आपका शिल्पाधिकारम। ठीक है, तमिल साहित्य किसने लिखा था? इलंगो। ठीक है, ने लिखा है। इसके बाद मृच्छकटिकम। ठीक है, मृच्छकटिकम किसने लिखा है? ध्यान रखेंगे, शूद्रक ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम याद रखें किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। ठीक है, विशाख दत्त ने। और कुमार संभवम ये है कालिदास की लिखी पुस्तक है। ठीक है, तो ये था आपका 6ठा क्लास का SCERT। ध्यान रखेंगे, SCERT। और अगर आप बिहार टीचर बनने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर देख के जाइए। कुछ न कुछ क्वेश्चन प्राचीन भारत से यहाँ से श्योर आएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड का भी कहना है कि आप SCERT पढ़िए, तो कम से कम आप इन सारे ऑब्जेक्टिव को कम से कम देख के जाइए, और आपके पास समय है तो पूरी किताब को पढ़ के जाइए। ठीक है, तो चलिए हम आज यहीं रुकते हैं, फिर अगले दिन हम 7वीं क्लास का, ध्यान रखेंगे 7वीं क्लास का SCERT की जितनी भी जो इतिहास की है वो जितनी भी क्वेश्चन है सबको लेके मैं आऊँगा। तब तक लिए अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।